अच्छी स्थिति में रही। अब बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा का। यहाँ राजा का चल रहा है कि राजा का पुत्र को राजा को फिर विरासत के तौर पे एक टिकट बीजेपी दे देती है। अब वहां नीरज दीक्षित से दौलत बागी होकर चले जाते हैं कांग्रेस से। महाराष्ट्र विधानसभा में 2018 में 67.56% मतदान हुआ था। वहीं 2023 में हाल के चुनाव में 72.60% मतदान हुआ, यानी लगभग 5% की बढ़ोतरी हुई है। महाराजपुर एक ऐसी सीट है कि राजा और वहां पे सब एक प्रकार से अपने अपने दम खम वाले लोग हैं। वो वहां का नेचर ऐसा है कि वो जो सीट है वो 4 भागों में हिस्सेदारी है। एक आता है गढ़ी मुलेरा महाराजपुर, जो चौरसिया बालू इलाका है। मूलतः वो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। संघ की बहुत बड़ी वो एक नर्सरी रही है। एक होता है लुगासी क्षेत्र, एक आता है आपका नोगांव इलाका, और एक आता है हरपालपुर से अलीपुरा, जो अलीपुरा रियासत रही है, जो मानवेंद्र सिंह कभी कांग्रेस में मंत्री हुआ करते थे। फिर निर्दलीय महाराजपुर विधानसभा से वो चुनाव भी जीते। उसके बाद पिछली बार जो है वो अपने व्यक्तिगत कारणों के कारण बुरी तरीके से पराजित हो गए थे, और इसी के कारण उनका वहां पे बीजेपी में विरोध था कि इस बार उनको वहां से टिकट ना दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने सब कुछ नकारते हुए उनके पुत्र को टिकट दे दिया। उसका विरोध भी काफी हुआ। बीजेपी के ही जो वहां के कद्दावर नेता हैं उन लोगों ने बहुत विरोध किया। दिल्ली भोपाल जा तक के उन्होंने प्रदर्शन किए, लेकिन उनका नाम नहीं कटा। तो वहां से कामाख्या प्रताप सिंह जो हैं मानवेंद्र सिंह के पुत्र, एक तो वो मैदान में है, दूसरा वर्तमान जो विधायक है कांग्रेस से नीरज दीक्षित, वो मैदान में है। महत्वपूर्ण ये है कि वहां पे कांग्रेस के बागी खड़े हैं समाजवादी पार्टी से, वो है दौलत तिवारी। अब दौलत तिवारी कितने वोट ले जाते हैं उतना फायदा वो बीजेपी को मिलेगा। वैसे दौलत तिवारी के लिए माना जा रहा है कि वो एक स्ट्रांग पोजीशन में। हम आंकड़ों पे गौर करें तो 2008 के चुनाव में जब मानवेंद्र सिंह निर्दलीय खड़े हुए थे तो उन्हें 18.78% मत मिले थे, और गुड्डन पाठक को 17.43% मत मिले थे, यानी बहुत कम अंतर से 1391 मतों से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीते थे। 2013 के इलेक्शन में वही मानवेंद्र सिंह जो हैं वो फिर मैदान में थे, और मानवेंद्र सिंह ने जब 15,721 मतों से विजय प्राप्ति की थी, वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे निर्दलीय होने के बाद। जब पिछले चुनाव में 2018 में उन्हीं मानवेंद्र सिंह को 14,000 मतों से पराजित होना पड़ा था कांग्रेस के नीरज दीक्षित से। जब बसपा एक बहुत मजबूत स्थिति में वहां पे बसपा ने मैदान में उतारा था चौरसिया समाज से, वो है राजेश मेहतो, वो उनको 27,902 मत मिले थे। माना जाता है कि जो ये चौरसिया वोटों का जो बंटवारा हुआ, जो एक तरफा गए, उसका लाभ सीधे तौर पे कांग्रेस को मिला। इस बार जो सुनने में आता है कि जो राजेश मेहतो हैं उन्होंने अंदरूनी तौर पे या खुले तौर पे ही मान लो तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के दौलत तिवारी का साथ दिया है। अब वो चौरसिया समाज में कितनी सेंधमारी कर पाएंगे, क्योंकि दौलत तिवारी जो है वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं नौगांव नगर पालिका में। वो कहा जाता है कि नीरज दीक्षित ने ही अध्यक्ष का जब वो चुनाव लड़े थे तो नीरज दीक्षित के कारण वो पराजित हो गए थे। तो एक वो व्यक्तिगत खुन्नस भी है, और अब देखिए परिणाम क्या आता है उसमें। अच्छा, एक चीज भाई सब जो सामने निकल के लगातार आ रही है कि जैसे नीरज की बात करें तो वहाँ यादव वोट बैंक भी महाराजपुर विधानसभा में काफी है। यादव वोट बैंक के साथ साथ अगर देखें तो इस बार आम आदमी पार्टी से पटेल भी ये खड़े हैं। वहां का चुनाव आप एक और जो आप भूल रहे हैं वो उसमें है बसपा से महेश कुशवाहा को मैदान में लाया गया है। महेश कुशवाहा जो है, महेश कुशवाहा एक बार और चुनाव लड़े थे वहां से, उनको जब काफी अच्छे मत प्राप्त हुए थे महेश कुशवाहा जी को, उनका जो है महेश कुशवाहा ने 2013 में समानता दल से चुनाव लड़ा था महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से। उन्हें 12,668 मत प्राप्त हुए थे, यानी उन्हें 9.98% मत प्राप्त हुआ था। तो ये जीतने की स्थिति में नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल, जो बड़े राजनीतिक दल है, उनको चोट पहुंचाने की स्थिति में अवश्य ये काम करेंगे। जैसे पटेल है, वहां पे पटेल बाहुल्य इलाका भी है। जो महाराजपुर जो पान नगरी है, उसके जो पीछे की बेल्ट है, उर्मिल का जितना किनारा है, उर्मिल का किनारा, लुगासी के आसपास पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। वो यादव जो है वो आपका करारागंज अलीपुरा के पास से, वो 27 जो गांव में जो रियासत के बड़े वफादार माने जाते हैं, जो मानवेंद्र सिंह की हमेशा जीत का कारण बनते रहे, और उन 27 गांव में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने कितना डैमेज किया है, या महेश कुशवाहा ने कितना डैमेज किया है, या आम आदमी पार्टी ने कितना डैमेज किया है, उससे भविष्य बीजेपी का तय होगा। अब बात करेंगे हम चंदला विधानसभा की। वहां से भी बाहरी का चलता रहा। वहां भी चंदला की बात करें तो चंदला शहर में बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे, सत्ताधारी पार्टी को हम वोट न देके नोटा पे वोट बटन दबाएंगे। यहाँ लोकल प्रत्याशी ने बीजेपी उतार दी। इस तरह के कई मुद्दे वहाँ थे लोकल में। तो वहाँ किस तरह का जो चंदला विधानसभा है, उसमें अगर पिछले 2008 की तुलना में वहां पे 5% मतदान बढ़ा हुआ है। और 2018 में यहाँ राजेश प्रजापति चुनाव जीते थे, जिन्होंने 1177 मतों से जो हरप्रसाद अनुरागी है उनको पराजित किया था। इस बार बीजेपी ने अपना नया चेहरा लाया छतरपुर से, वहां पे उन्होंने पैराशूट की तरह उतारा दिल्ली पहिरवार जी को, और हरप्रसाद अनुरागी फिर चुनाव मैदान में, जो पिछली बार एक ताकतवर जो प्रजापति परिवार से बहुत कम अंतरों से आ रहे थे। इसमें एक फैक्टर वो काम कर रहे हैं, एक पुष्पेंद्र अहिरवार करके भी है वहां पर। जो पुष्पेंद्र अहिरवार पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़े थे, उन्हें 25,739 मत मिले थे। 19.4%, 4-5% उन्होंने मत प्राप्त किए थे। पुष्पेंद्र अहिरवार भी कांग्रेस के दावेदार थे, लेकिन पुष्पेंद्र अहिरवार को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, वो समाजवादी पार्टी से मैदान में कूद गए। और यहाँ पर एक और कि चंदला विधानसभा में सबसे पहले मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जब खाता खुला है तो वो चंदला विधानसभा से खुला था, जब विजय बहादुर सिंह जो है वो, ये सब परिसीमन के पहले की परिस्थिति है। अब सीट है, और परिसीमन के पहले जो है वो आरक्षित सीट नहीं थी। जब विजय बहादुर सिंह ने 10,978 मतों से बीजेपी के राजकिशोर तिवारी को हराया था, फिर विजय बहादुर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, और उन्होंने समाजवादी पार्टी से वहां से 2 बार चुनाव जीता है। एक उन्होंने 2003 में भी चुनाव जीता था विजय बहादुर ने। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो वहां पे समाजवादी का कुछ ना कुछ असर पहले, आज से 2 दशक पहले से रहा है, 1998 से रहा है, 2 दशक से अधिक समय से। फिर उसके बाद जब 2008 में वो आरक्षित सीट हो गई, तो विजय बहादुर चूंकि क्षत्रिय समाज से थे, तो वो उन्होंने फिर राजनगर से चुनाव लड़ा था। और इस तरह जो है 2018 का हम वो देखें तो आंकड़े हमने आप साफ हो ही गए कि 11 से 77 मतों से वो राजेश प्रजापति जीते थे। 2013 में राजेश प्रजापति के जो पिताजी हैं, उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की थी बीजेपी से, 37,397 मतों से जीत हासिल की थी राजेश प्रजापति के पिताजी ने, आरडी ने। अब जो आरडी हैं वो ओबीसी फैक्टर और भीम आर्मी के उलझ में जब पड़े, तो माना यह जा रहा है कि उन्होंने जो बेतुके बयान, उन्होंने बीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, उसका खामियाजा राजेश प्रजापति को उठाना पड़ा। इसके कारण राजेश प्रजापति की जगह दिलीप परिवार को वहां से टिकट दिया गया। वैसे इसमें एक रोचक तथ्य और है कि बीजेपी जो है अहिरवार समाज पर कम दाव लगाती है। आप पिछले कई आंकड़े उठा के देखें पूरे सागर संभाग के, तो आपको एक आध अगर कोई आरक्षित सीट पे अगर कोई अहिरवार मिल जाए, नहीं तो वो अहिरवार पे कम दाव लगाती है। प्रजापति हो गए, खटीक हो गए, इन जो रामदयाल अहिरवार भी लगातार बीजेपी में टिकट देती रही है। हाँ, वो रामदयाल अहिरवार के साथ में ये था कि रामदयाल अहिरवार महाराजपुर से लगातार चुनाव जीतने वाले में से, चंदला से भी एक बार चुनाव जब आरक्षण के बाद, जब 2008 में आरक्षित सीट हुई है,
तो उन्हें वो अहिरवार रामदयाल का इसलिए टिकट काटने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि उनका कद बहुत ऊंचा था और बहुत ताकतवर वो रहे। वो महाराजपुर से लगातार मतलब कांग्रेस की चाहे जितनी भी लहर चली हो, लेकिन वो रामदयाल अहिरवार को हरा नहीं पाई। बीजेपी ने रामदयाल अहिरवार का फैक्टर तैयार करने के लिए तो कहीं दिलीप अहिरवार को ढूंढा। देखिए ये क्या होती है, ये परिस्थिति आप अगर हम पुराने आंकड़े देखें, अगर आप बीजेपी के अगर इसके बाद से देखें 2008 के बाद से, तो रामदयाल अहिरवार केवल एक बार, फिर उसके अगली बार 2013 में आरडी प्रजापति, फिर उसके अगली बार 2018 में आरडी प्रजापति। तो ये एक दशक का अंतर हो गया और ये तीसरा दशक, तो ये मतलब तीसरा दशक नहीं 15 सालों का अंतर हो गया। 15 साल में दो जो चुनाव हुए उसमें आप देखें कि उन्होंने दूसरी जातों पे उन्होंने वो किया, भरोसा जताया उन्होंने, हरिजन ही जो जाते हैं। तो अब राजनगर की बात करें तो राजनगर में एक बड़ा विवाद भी सामने निकल गया, हत्या भी हो जाती, तो उससे कितना अंतर है? राजनगर जो सीट है, राजनगर सीट वैसे भी इसमें चर्चा का विषय है। उसने तो जो विश्व पर्यटक स्थल है खजुराहो का सिर नीचा किया है उस घटना ने, कि आपसी प्रतिद्वंदता इस स्तर तक जा सकती है कि जिसमें हत्या जैसे मामले दर्ज हो जाते हैं। उसमें दोनों ही दल कहीं ना कहीं, चूंकि वहां पे मतदान के एक दिन पहले जो भी घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक सलमान की मौत होती है, ये कहा जाता है कि उसको कुचल के उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें अरविंद पटेरिया के खिलाफ जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ अपराध दर्ज होता है। दिग्विजय सिंह आते हैं, 3 दिन लाश घसीटते हैं, फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन इत्यादि होता है, फिर पुलिस अधीक्षक के आश्वासन के बाद वो धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है। फिर एक नई राजनीति की शुरुआत होती है। चूंकि अरविंद पटेरिया जो है बीडी शर्मा के एकदम करीबी में गिने जाते हैं और चूंकि उनका संसदीय इलाका भी है, तो इसके कारण वो भरोसेमंद उनके अरविंद पटेरिया है, तो इसलिए वो भी यहाँ आए। उन्होंने भी अपना दांव पेच लगाए, उन्होंने नाती राजा पे 307 दर्ज करा दिया। फिर एक और घटनाक्रम होता है कल कि उनपे दिग्विजय सिंह और नाती राजा सहित और अन्य 50-60 लोगों पे आचार संहिता उल्लंघन का अपराध दर्ज हो जाता है। तो ये निचले स्तर की राजनीति है। इन नेताओं को सोचना होगा कि हम किस स्तर पर जा रहे हैं एक चुनाव के लिए। उसमें एक आदमी की मौत हो जाती है, वो कहाँ है? उसका दर्द, उसके परिवार का दर्द जानने वाला है वही सलमान के पीछे सब लोग आज हैं, लेकिन 6 महीने बाद आप पूछना कि उस सलमान के परिवार के साथ क्या हो रहा है। तो वहाँ की परिस्थिति जो है, वहाँ पे बीजेपी को वैसे ही बड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि बीजेपी के घासीराम पटेल वहाँ से बागी होकर चुनाव मैदान में थे बीएसपी के। और जो सुनने में आता है कि जब वहाँ पे सलमान की मौत हुई वो तो घासीराम पटेल और जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक नाती राजा जो प्रत्याशी भी हैं, वो दोनों एक मंच पे दिखे। और सुनने में आता है कि वो जो है कि घासीराम पटेल खुद कांग्रेस के लिए प्रेरित कर रहे थे मतदाताओं को कि आप उनको दो। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो हत्या 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 वो चंद मिनटों में वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा फैलाया कि वो ये लगता है कि वहां पर बीजेपी को इस घटना के कारण भारी नुकसान हो सकता है, वो कांग्रेस मजबूत स्थिति में आ सकती है। राजा के आंसू कितना काम आए? राजा के आंसू ही काम आए, क्योंकि क्या है, नाती राजा सबसे पहले छतरपुर से चुनाव लड़े थे, वो भी समाजवादी पार्टी से लड़े थे। लेकिन वो राजा जो फैक्टर है वो हमेशा काम करता है। जैसे महाराजपुर में मानवेंद्र सिंह के साथ जितना काम कर जाए इस बार, उसी तरह राजा फैक्टर आज भी हावी है लोकतंत्र पे। तो राजा के जो गांव हैं वहाँ पे खजुराहो में जो गांव है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक तो उसका फायदा, और दूसरा राजा रो दिए, तो रोने का अर्थ है कि वो आंसू जो है एक सिंपैथी, भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ती है। और वो आंसू कितने टपके और उसकी टपक में कितने मतदाता जुड़े, ये परिणाम बताएंगे। अच्छा, एक चीज और है
जैसे बात करें राजनगर की, तो वहाँ जैसे आपने नाती राजा का बदल, तो घासीराम कितना बीजेपी को नुकसान पहुंचाए? खाते देखिए वहाँ जो पटेल जो वोटर है, पटेल वोटर हमेशा बीजेपी का साथ में रहा है। पटेल वोटर जो है वहाँ से, इसके पहले जो है, जैसे हम आंकड़ों की बात करें तो 2018 में नाती राजा कांग्रेस के थे और अरविंद पटेलिया बीजेपी से थे। मात्र 732 मतों से राजा जीते थे। इसके पहले देखें तो नाती राजा फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पटेल समाज के ताकतवर नेता, पूर्व सांसद यहाँ से जो रहे हैं खजुराहो लोकसभा से, रामकृष्ण कुसमरिया जी, वो चुनाव लड़े थे। तो उस समय जो है 8,607 मतों से नाती राजा को विजय हासिल हुई थी, लेकिन रामकृष्ण कुसमरिया को भी 35.66 मत प्राप्त हुआ था। यानी वहां पे पटेल में एक लामबंदी है जो उसका साथ देती है बीजेपी का। लेकिन अब घासीराम के खड़े होने से परिस्थितियां वहां पे बदली हैं, और घासीराम अगर अंतिम समय उस एक मतलब उस घटना के बाद अगर कांग्रेस का साथ देते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस बहुत ताकतवर स्थिति में होगी। वैसे घासीराम भी अच्छी फाइट की स्थिति में माना जा रहा था, और वह त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा था, और ये भी कहा जा रहा था कि जितने वोट घासीराम ले जाएंगे उतना नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि पटेल वोट भी कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं रहा है। नाती राजा की जीत में, पुरानी जीत में पटेल वोटर का एक बड़ी अहम भूमिका रही है, जब दूसरे प्रत्याशी रहे। लेकिन इस बार खुद घासीराम पटेल मैदान में थे तो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचा रहे थे और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। तो राजनगर में त्रिकोणीय हो सकता है त्रिकोणीय, अगर आंसुओं पे लोग नहीं बहे। हाँ, कहा जा सकता है। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरज चतुर्वेदी जी। उन्होंने साफ तौर पर छतरपुर की 6 विधानसभा के अलग अलग परसेंटेज के तरीके से भी समझाया लोगों को, दर्शकों को भी समझा दिया कि वोट परसेंटेज कितना बढ़ा, इसका कितना फायदा, कौन प्रत्याशी जीतने का कारण क्या रहेगा और हारने का कारण क्या रहेगा। वहीं राजनगर की बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राजनगर में त्रिकोणीय मुकाबला था, मगर सलमान की हत्या के बाद राजनगर विधानसभा में राजा के आंसुओं से कितने लोग उन आंसुओं में समर्पित हो गए, ये भी चुनाव परिणाम 3 तारीख को आएगा, उसके बाद देखने को मिलेगा। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।